कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। प्रीति ने शंकर के एक्सप्रेशनलेस फेस को देखा तो उसने शंकर को मक्खन लगाते हुए मीठी आवाज में कहा, क्या हुआ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम प्रीति है, मैं गौरी दी की छोटी बहन हूँ। और आप पक्का दी के बॉयफ्रेंड है, तो इस हिसाब से आप मेरे जीजा जी ही लगे ना। शंकर तो प्रीति को देखते ही पहचान गया था, ये गौरी की छोटी बहन है। उसने इसे एक हफ्ते पहले ही देखा था और गौरी ने भी उस प्रीति के बारे में कई बातें बताई थी, किस तरह वो कितने शरारती है और भी बहुत कुछ। शंकर प्रीति को देखते ही समझ गया वो उसके पास किसी काम से आई है। प्रीति ने शंकर को इतना शांत देखा तो उसने आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे जीजू उतनी कैसी है, वो ठीक तो है ना? क्या वो अब भी उदास है और क्या वो मुझसे नाराज है? पूछते हुए प्रीति का चेहरा उदास हो गया था, क्योंकि वो सच में अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। शंकर ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। वो अच्छी तरह जानता था गौरी अपनी छोटी बहन से कितना प्यार करती है, इसीलिए उसने प्रीति को अच्छे से जवाब दिया था, अच्छा जीजू, मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए। मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। प्रीति ने शंकर को सारी सिचुएशन बता दी थी। शंकर ने अपने सामने कुछ दूरी पर मौजूद टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर प्रीति की ही उम्र की तीन लड़कियां बैठी थी जो उन्हें ही देख रही थी। प्रीति की पूरी बात सुनने के बाद भी शंकर के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे, बल्कि वो अभी भी सख्त चेहरे के साथ प्रीति को घूर रहा था। तभी प्रीति शंकर का हाथ पकड़ उसे खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेचारे प्रीति के लिए शंकर को खींचना मुमकिन नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। शंकर ने चेहरा नीचे करके प्रीति के मासूम फेस को देखा तो उसे भी उस पर थोड़ी दया आ गई। वो प्रीति के साथ उसकी फ्रेंड्स की तरफ जाने लगा। देवांशी अभी भी अबीर की गोद में बैठी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अबीर तो जैसे आज तय करके बैठा था कि वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। अब बस भी कीजिए, हम तो अब कहीं जा भी नहीं रहे हैं और आप है लड़कियों की तरह गुस्सा होकर बैठे हैं। देवांशी बार बार अबीर के फेस को अपनी तरफ घुमाती, लेकिन अबीर बार बार उसे मोड़ लेता। अब तो देवांशी को भी गुस्सा आने लगा था। आखिरकार नाराज लड़कियां होती हैं और लड़के उन्हें मनाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। देखिए, हमें मनाना नहीं आता, इसीलिए नाराज होना बंद कीजिए। हम बता रहे हैं, वरना हम जा रहे हैं वापस महक और बाकी सभी के पास। आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? अरे कोई तो रिएक्शन दो, हमें मालूम कैसे चलेगा अगर आप ऐसे ही ये सड़ा सा फेस बना कर रखेंगे। देवांशी अबीर से बात करने की कोशिश कर रही थी। देवांशी ने अब अबीर की गोद से खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन अबीर ने देवांशी की कमर को टाइटली पकड़ लिया ताकि वो कहीं जाए ना। छोड़िए ना, अब क्यों पकड़ रखा है, जाने दीजिए हमें और आप रहिए नाराज। देवांशी ने अबीर के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। मतलब अजीब था, वो उससे बात भी नहीं कर रहा था, उससे नाराज था, लेकिन उसे जाने भी नहीं दे रहा था। अबीर को मजा आ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था देवांशी उसे मनाने की कोशिश कर रही है। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल अलग था। देवांशी को जब कुछ नहीं सूझा वो अबीर को कैसे मनाए, देवांशी ने आसपास देखा, वहां कोई तो नहीं था। उसके बाद उसने अबीर के होठों पर हल्का सा किस कर लिया। किस करके देवांशी जैसे ही पीछे होने लगी, उससे पहले ही अबीर ने देवांशी की गर्दन को पीछे से पकड़ उसे अलग होने ही नहीं दिया, बल्कि वो देवांशी को और ज्यादा पैशन से किस करने लगा। अबीर ने देवांशी की छोटी सी किस को लंबी, डीप और पेशेंट किस में बदल दिया। 15 मिनट बाद जब देवांशी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब जाकर अबीर देवांशी से दूर हुआ। देवांशी के गुलाबी गाल शर्म से लाल हो गए थे, सांसें तेज हो गई थी। अब बहुत बुरे है, देवांशी ने हल्के हाथ से अबीर के सीने पर दिल वाली जगह पर मारते हुए कहा। अबीर ने देवांशी का हाथ पकड़ उसे होठों से चूमते हुए कहा, जैसा भी हो, सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। अबीर की बात सुन देवांशी के फेस पर स्माइल आ गई। अब आपकी नाराजगी दूर हुई? अभी नहीं, हाँ अगर तुम एक और किस करो तो शायद कुछ हो सकता है। आप सच में बहुत बेशर्म है, जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अगर तुम किस नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लूंगा। अबीर ने वापस एक बार फिर से देवांशी के होठों पर अपने होठों को रखा और उसे किस करने लगा। देवांशी भी अबीर के बालों में हाथ चलाते हुए अबीर के किस का रिस्पॉन्स करने लगी। वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, जिसमें उन्हें दुनिया का अब कोई होश ही नहीं था। रियांश और सोना अभी भी चेंजिंग रूम में थे। सोना रियांश को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रियांश गुस्से से सोना को घूर रहा था। अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी झूठी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी दिन भर बकवास करती हो और सिर्फ झूठ बोलती हो। रियांश ने ये बात काफी गुस्से में कही थी। रियांश की बातें सोना को चुभ रही थी, उससे बुरा लग रहा था। क्या आपको मेरी बात इतनी नापसंद है? सोना ने रियांश की आंखों में देखते हुए सवाल किया। जवाब में रियांश ने सोना को घूरते हुए कहा, हाँ मुझे तुम्हारी बातें, तुम्हारा बोलना, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारी आवाज भी पसंद नहीं है, इसीलिए मेरे सामने अपना ये मुंह बंद ही रखा करो।
समझी और अब से मेरी फैमिली से दूर रहना, समझ गई। रियांस गुस्से में ना जाने सोना को क्या क्या कह रहा था, नहीं जानता था वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था, वो तो ऐसा नहीं था। लेकिन इसका जवाब अभी उसके पास नहीं था। सोना ने अपनी आंखों में मौजूद आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोकने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आपको मेरी आवाज़ सुननी पड़ी, लेकिन आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मैं आपके सामने ही ना आऊं। क्या अब मैं जा सकती हूँ? सोना की बातें सुन रियांस को दुख हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था क्यों। रियांस ने सोना के कंधों को छोड़ दिया और दो कदम पीछे हो गया। रियांस को छोड़ते ही सोना तुरंत रियांस की तरफ से पलट गई। उसकी आंखों में मौजूद आंसू उसके गालों पर आ गए। सोना ने जल्दी से उन आंसुओं को पोंछ लिया और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन आंखों में पानी की वजह से उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था और इस वजह से वो दरवाजा भी नहीं खोल पा रही थी। रियांस सोना को दरवाजे से जूझता देख आगे आ गया। रियांस ने आगे बढ़कर दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया, साथ ही उसकी चेस्ट सोना के बैग से टच हो गई। रियांस ने दूसरा हाथ सोना की कमर में डाल उसे थोड़ा पीछे खींच लिया, जिससे सोना की बैग पूरी तरह रियांस के चेस्ट से चिपक गई। रियांस ने दरवाजे को अंदर की तरफ खींचा तो वो खुल गया। उसने सोना के कान में आराम से कहा, बेवकूफ लड़की, अंदर खुलता है। सोना को भी महसूस हुआ, वो हड़बड़ाहट और जल्दी में दरवाजे को बाहर की तरफ से धक्का देने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए तो ये नहीं खुल रहा था। रियांस ने सोना की कमर को छोड़ दिया। सोना चेंजिंग रूम से निकलकर जल्दी से वहां से जाने लगी। इसी बीच उसे ध्यान नहीं दिया और वहां मौजूद एक मैनीक्विन से टकरा गई, जिस पर एक बहुत महंगा पिंक कलर का गाउन था, जो भी नीचे गिर गया। उसके गिरते ही सोना घबरा गई। वो उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगी, तभी वहां पर दो स्टाफ कॉल आ गई। उन्होंने उस मैनीक्विन को वापस खड़ा कर दिया। एक स्टाफ ने सोना को ऊपर से नीचे तक देखा तो सोना ने एक बहुत नॉर्मल लहंगा चोली पहना हुआ था, जो महंगा तो कहीं से भी नहीं था। उसके ऊपर दुपट्टा, वो बिल्कुल गांव की नॉर्मल लड़की लग रही थी। अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती? अभी खराब हो जाता। तुम्हें मालूम भी है ये कितना महंगा है? पूरी जिंदगी भी काम करोगी ना तो भी नहीं खरीद पाओगी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे गरीब लोग। सोना को स्टाफ की बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन गलती उसकी थी, वो देखकर नहीं चल रही थी। उसने सर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं था, वरना ये गलती नहीं होती। तुम्हारी माफी गई भाड़ में, पता नहीं तुम जैसे को यहाँ अंदर किसने आने दिया। चलो निकलो यहाँ से। दूसरी स्टाफ ने गुस्से से सोना को घूरते हुए कहा। सोना ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे आज से पहले ऐसे बात किसी ने भी नहीं की थी। वो पलटकर वापस जाने लगी, तभी उसके कानों में किसी के गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोना और स्टाफ ने पलटकर देखा तो पीछे रियांस खड़ा था, उस जिसने उनकी सभी बातें सुन ली थी, और वो इस समय बहुत गुस्से में था। उसके दिमाग में अभी भी वही चल रहा था जो स्टाफ ने सोना से कहा था। वही रियांस के इतने गुस्से में देख सोना को लगा वो एक बार फिर से उसके ऊपर गुस्सा है। सोना पलटकर वहां से बाहर जाने लगी, तभी उसके कान में एक बार फिर से रियांस की आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे उससे ऐसे बात करने की? सोना को रियलाइज हुआ रियांस की ये शब्द उसके लिए नहीं बल्कि उन दोनों स्टाफ के लिए थे। सोना पलटकर रियांस को देखने लगी। रियांस आकर सोना की साइड में खड़ा हो गया। रियांस गुस्से से उन दोनों स्टाफ को घूर रहा था, जैसे अभी जान से मार देगा। रियांस को इतने गुस्से में देख एक स्टाफ ने डरते हुए कहा, जी रियली सॉरी सर, हमारा मतलब वो नहीं था, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा मतलब क्या था। कॉल दी मैनेजर। रियांस स्टाफ की बात बीच में काटते हुए कहता है। रियांस को इतने गुस्से में और मैनेजर को बुलाते देख दूसरी स्टाफ ने रोते हुए कहा, नहीं सर प्लीज, मैनेजर सर को मत बुलाइए, हमारी जॉब चली जाएगी। सोना ने भी रियांस की शर्ट को हल्का सा पकड़कर खींचते हुए कहा, रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। उसे भी उन दोनों स्टाफ के लिए बुरा लग रहा था। रियांस ने अपना सर झुकाकर अपनी शर्ट को देखा, फिर उस हाथ को जिसने उसे पकड़ा हुआ था। गाउन को पैक कर दो, हम उसे खरीद रहे हैं। रियांस ने स्टाफ को घूरते हुए कहा, ठीक है सर। एक स्टाफ ने जल्दी से उस गाउन को पैक कर दिया। रियांस ने भी पेमेंट कर दी। वो दोनों स्टाफ अब वहां से जा चुकी थी। अब वहां सिर्फ रियांस और सोना थे। रियांस ने उस गाउन को सोना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो रख लो। सोना जल्दी से दो कदम पीछे हो गई, अपने सर को नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। रियांस ने जबरदस्ती सोना का हाथ पकड़ उसे वो गाउन पकड़ाते हुए कहा, अगर रखना है तो रखो, वरना फेंक देना। फिर वो बिना सोना की कोई बात सुने वहां से निकल गया। सोना ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस गाउन के पैकेट को देखा। एक तरह से ये उसके लिए रियांस का पहला गिफ्ट था। अगर इसे रियांस ने आधे घंटे पहले दिया होता तो वो खुशी से पागल हो जाती, लेकिन अब उसे कोई भी खुशी नहीं हो रही थी। लेकिन वो उसे फेंक भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत महंगा था। सच में बहुत महंगा था। मुंबई के पॉश इलाके में, जहाँ पर केवल कुछ गिनती के ही घर थे जो भी मुंबई के सबसे अमीर लोगों के थे, और उस एरिया का सबसे बड़ा घर था एएस विला।
उसी पॉश इलाके में रोड पर ब्लैक कारों का एक काफिला चल रहा था, जिनके बीच मौजूद कार में इस समय अधीर और कृतिका बैठे हुए थे। अधीर ने अपनी आंखों को बंद करके अपना सर सीट से टिकाया हुआ था। कृतिका लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। वो पूरा एरिया बहुत ज्यादा सुंदर और एलिगेंट था, और वहां पर मौजूद बड़े बड़े विला और भी ज्यादा सुंदर थे। कुछ ही समय में उनकी कार एक विला के सामने आकर रुकी। वो विला भी बहुत सुंदर और बड़ा था। एक गार्ड ने जल्दी से अधीर के लिए कार का बैक सीट का डोर ओपन कर दिया। अधीर एटीट्यूड के साथ अपनी आंखों पर सीट चढ़ाते हुए कार से निकला, और उसके बाद उसने कृतिका के साइड का गेट खोल कृतिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। कृतिका कुछ पल तक अधीर के हाथ को देखती रही, और उसके बाद वो अधीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर बाहर आ गई। कृतिका बाहर निकल कर जैसे ही सामने मौजूद उस विला को देखा, कृतिका उस विला की खूबसूरती को देखती रह गई। वो विला सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। विला के दोनों तरफ फूलों का गार्डन था, बीच में एक वाइट कलर का बड़ा सा फाउंटेन जो बहुत सुंदर था। अधीर कृतिका की एक्सप्रेशन देख समझ गया उसे वो विला पसंद आया था, इसीलिए उसने कृतिका का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। अधीर ने ये विला अभी 2 दिन पहले ही खरीदा था, क्योंकि वो अब बहुत समय तक इंडिया में ही रहने वाला था। वो विला जितना बाहर से सुंदर था, उतना ही वो अंदर से भी था। कृतिका उसकी सुंदरता देख उसे ही देखती रह गई थी। कृतिका ने हाल में ही लगी बड़ी सी घड़ी में टाइम देखा तो ये यहाँ का लंच टाइम था। कृतिका ने अधीर की तरफ देख अपनी प्यारी मगर धीमी आवाज में पूछा, किचन कहाँ है? कृतिका का सवाल सुन अधीर कृतिका के फेस को देखने लगा। आखिर उसे किचन के बारे में क्यों जानना था? कृतिका ने अपना सर झुकाकर अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, किशन कहाँ है? कृतिका आपके लिए लंच बना देती है। पूरे विला में सिर्फ वो दोनों ही थे, तो कृतिका को लगा उसे ही वापस से घर का सारा काम करना है, इसलिए उसने अधीर से ये सवाल किया था। कृतिका के पूछने पर अधीर की आंखें कुछ पल के लिए सख्त हो गई। अभी कृतिका की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इस पर उसका काम करना उसके लिए बुरा था। ये लड़की इतनी बेवकूफ क्यों है? अधीर कृतिका को देखते हुए ये सब अपने मन में सोच रहा था। अधीर ने एक गहरी सांस लेकर कृतिका को समझाते हुए कहा, मेरी बातें कान खोलकर सुनो, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अधीर की बात सुनते ही कृतिका के आंखों में आंसू आ गए। कृतिका को रोते देख उसे कुछ समझ नहीं आया, आखिर वो अब क्यों रो रही है जबकि उसे तो खुश होना चाहिए। वो कृतिका को शांत कराने के लिए कुछ करता उससे पहले उसे कृतिका की आगे की बात सुनाई दी। आप प्लीज कृतिका को बाहर मत निकालना। कृतिका यहाँ किसी को जानती भी नहीं है, वो कहाँ जाएगी? इसीलिए कृतिका को मत निकालना। बेचारी मासूम कृतिका को लगा अधीर उसे काम करने से इसीलिए मना कर रहा है क्योंकि वो अब उसे छोड़ने वाला है। अधीर ने अपनी 2 उंगलियों को अपने फोरहेड को सहलाते हुए इस बार गुस्से में कहा, अपनी बकवास बंद करो। कोई तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा है, तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना है, मेरे साथ आखिरी सांस तक। अधीर ने ये बात बहुत गुस्से में कही थी। कृतिका का उससे दूर होना, ये सोचना ही उसे गुस्सा दिला रहा था। वही कृतिका तो सिर्फ ये सुनकर ही खुश हो गई थी, अधीर उसे बाहर नहीं निकाल रहा है। उसने उसकी आगे की बात पर तो ध्यान नहीं दिया। सच्ची आप कृतिका को अकेला नहीं छोड़ेंगे? आप सच कह रहे हैं? कृतिका की बेतुकी बातें अब अधीर को गुस्सा दिला रही थी, और वो कृतिका पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। अधीर ने अपने पीछे खड़े असिस्टेंट की ओर देखा तो असिस्टेंट ने जल्दी से अधीर को अपडेट देते हुए कहा, सर सॉरी सर, 2 घंटे में सभी सर्वेंट यहाँ पर आ जाएंगे, और मैंने पहले ही विला की पूरी सिक्योरिटी को चेक कर लिया है। गुड, पहले वाली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना इस बार तुम अपने लिए 6 फीट का गड्ढा तैयार रखना, समझ गए? अधीर की धमकी सुन असिस्टेंट ने डरते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। अधीर कृतिका का हाथ पकड़ उसे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर ले गया, जहाँ पर कृतिका और उसके रहने के लिए रूम तैयार किया गया था। वो रूम बहुत ही सुंदर और एलिगेंट तरीके से सजाया गया था, लेकिन उस रूम की दीवारों का कलर भी ब्लैक और ग्रे था। वही डार्क कलर देख कृतिका का मुंह बन गया। उसे डार्क कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अधीर कृतिका को लेकर बेड के पास आया, उसने कृतिका को बेड पर सुला दिया। यहीं पर आराम करो, रूम से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ जरूरत हो तो साइड में मौजूद बटन को दबा देना, समझ गई? कृतिका ने अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया। अधीर कृतिका को रूम में छोड़कर बाहर आ गया। वो नीचे लिविंग हॉल में आया तो वहां पर असिस्टेंट पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सर कार तैयार है, आप पहले हमारी मुंबई वाली ब्रांच को विजिट कर ले, उसके बाद आपकी ओबरॉय इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग है। अधीर ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिलहाल से बाहर निकल गया। अधीर के पीछे पीछे ही असिस्टेंट भी चला गया। नीचे कैफेटेरिया में प्रीति अपनी सभी फ्रेंड से शंकर का इंट्रोडक्शन करा रही थी। प्रीति की सभी फ्रेंड्स ने शंकर को हाय कहा। शंकर ने रिस्पॉन्स में सिर्फ अपने सर को हाँ में हिला दिया। प्रीति ने अब एक मासूम फेस बनाकर शंकर की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो उसकी मदद कर दे। शंकर ने प्रीति के फेस को देखा तो उसे उस पर दया आ गई। शंकर ने पॉकेट से मोबाइल निकाले किसी को मैसेज किया। अगले 1 मिनट में शंकर के सामने एक गार्ड अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। यस सर, क्या ऑर्डर है? शंकर ने प्रीति और उसके फ्रेंड्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, इनके साथ रहो
और ने जो खाने का मन हो बुलाओ। और हाँ, प्रीति की तरफ पॉइंट करते हुए, इसे सेफली घर तक छोड़कर आओगे। गार्ड ने अपना सर हाँ में हिला दिया। शंकर पलटकर वहां से जाने लगा। तभी प्रीति ने उसे रोककर पीछे से कहा, जीजू, दीदी से कहना मुझे आप बहुत पसंद आए, मेरी तरफ से ओके है। प्रीति की बात सुन शंकर के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वहीं शंकर की स्माइल देख प्रीति के साथ उसकी फ्रेंड शंकर की स्माइल की कायल हो गई। शंकर गौरी के लिए एक ऑरेंज जूस लेकर वापस प्ले एरिया की तरफ चला गया। शंकर जब वहां पहुंचा तो वहां पर गौरी पहले से ही खड़ी शंकर का इंतजार कर रही थी। शंकर को देख वो जल्दी से उसके पास आ गई। आप कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़कर? शंकर ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ में पकड़ा हुआ जूस गौरी की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। गौरी भी बिना कुछ कहे जूस पीते हुए शंकर के साथ चलने लगी। अभीर का मन जब देवांशी को किस करके भर गया तब जाकर वो देवांशी से दूर हुआ। वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। अभीर ने देवांशी के बालों को ठीक कर उसे खड़ा किया और उसका हाथ पकड़कर वापस सभी के पास जाने लगा, क्योंकि वो दोनों पहले ही काफी समय से सबसे अलग थे। अभीर आगे बढ़ ही रहा था तभी उसकी नजर वही साड़ियों के सेक्शन में मौजूद एक रेड कलर की साड़ी पर गई, जिसका व्हाइट कलर का बॉर्डर था, जिस पर छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे, जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। अभीर चलते चलते रुक गया। वो इमेजिन करने लगा देवांशी उस साड़ी में कैसी लगेगी। अभीर के रुकने पर देवांशी भवें उठाकर अभीर को देखने लगी। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अभीर ने देवांशी को देख कोई जवाब नहीं दिया। वो उसका हाथ पकड़ एक बार फिर चलने लगा। वहां से थोड़ी आगे ही अभीर के बॉडीगार्ड खड़े थे। अभीर ने उस बॉडीगार्ड को आंखों से ही उस रेड साड़ी की तरफ इशारा किया और वहां से निकल गया। बॉडीगार्ड ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो अभीर के ऑर्डर को समझ गया था। बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर एक स्टाफ से उस साड़ी को पैक करने को कह दिया। स्टाफ ने जल्दी से साड़ी को पैक करके बॉडीगार्ड को दे दिया। मॉल में मिहिर ने अभी भी महक को पकड़ा हुआ था। महक को मिहिर की आंखों को देखकर डर लग रहा था। महक ने अपनी आंख को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब छोड़ो मुझे। लेकिन मिहिर ने महक से अपनी पकड़ को बिल्कुल भी ढीला नहीं किया, बल्कि वो तो ऐसे खड़ा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मिहिर को अभी भी वैसे ही खड़ा देख महक ने उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, जाने दो मुझे। और वैसे भी अभी तुमने ही तो कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिहिर ने महक की आंखों में देख एक एवल स्माइल के साथ कहा। महक की आंखें अब हल्की नम हो गई थी। आखिरकार क्यों कर रहे हो तुम ये सब? सिर्फ अपनी एक जिद के लिए क्यों पड़े हो मेरे पीछे तुम? कभी मुझसे प्यार भी नहीं करते थे, फिर क्यों? प्लीज बंद कर दो ये सब, मैं थक गई हूँ। अगर तुम चाहती हो मैं ये सब बंद कर दूँ तो मान लो तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। नहीं करती हूँ मैं तुमसे प्यार, वो सिर्फ मेरी एक बेवकूफ़ी थी। मिहिर ने महक के आंसुओं को अपनी एक उंगली पर लेते हुए कहा, महक कब तक अपने आप और अपने इस दिल से झूठ बोलोगी? तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो और इसका सबूत है तुम्हारे ये आंसू। मिहिर की बात सुन महक उसकी आंखों में देखने लगी, लेकिन ज्यादा समय तक देख पाई। उसे डर था कहीं मिहिर को उसके दिल का हाल पता न चल जाए। वो अभी भी मिहिर से प्यार करती थी, लेकिन जो चीज़ उसे ये एक्सेप्ट करने से रोक रही थी वो थी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसे मिहिर ने चोट पहुंचाई थी। महक ने अपना सर झुका लिया। महक के झुके हुए सर को देख मिहिर ने उसके कान के पास झुकते हुए कहा, महक सूर्यवंशी, तुम चाहे इस बात को छिपाने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारे दिल की ये बढ़ी हुई धड़कन सब कुछ बता रही है। उसके बाद महक का फेस अपनी दो उंगलियों से ऊपर करके, और अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे मुझसे प्यार करती हो या नहीं, क्योंकि मैं शादी तो तुम्ही से करूंगा और ये मेरी जिद है। अब महक मिहिर की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वो बस मिहिर की सांसों को अपने फेस पर महसूस कर रही थी। मिहिर की नज़र महक के होठों पर गई। महक के होठ मिहिर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। मिहिर ने बिना एक भी पल गंवाए अपने होठों को महक के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा, लेकिन महक अभी भी शांत खड़ी हुई थी। अपने आप को काबू करने के लिए उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई हुई थी, लेकिन उसने कोई मूवमेंट नहीं की थी। मिहिर ने महक के हाथों को पकड़ अपने कंधों पर रख दिया। अब वह महक की गर्दन को पीछे से पकड़ और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। महक भी ज्यादा समय तक अपने आप को रोक ना पाई। आखिरकार वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। उसने कितने सालों तक मिहिर से सच्चा प्यार किया था और अब भी करती थी, फिर भी मिहिर उसके करीब आता था तो आखिर में अपने ऊपर से काबू खो ही देती थी। इस बार भी वही हुआ। मिहिर के किस ने एक बार फिर से महक को बहका दिया। महक के हाथ मिहिर के कंधे से उसके बालों में चले गए। वो उसे सहलाने लगी और पैशन के साथ किस करने लगी। महक को भी किस में साथ देता महसूस कर मिहिर भी अब वाइल्ड हो गया। महक को अब बहुत तेज और फोर्स के साथ किस कर रहा था और होंठ को बाइट भी कर रहा था। महक भी उतने ही फोर्स के साथ उसे किस कर रही थी।
जब उन दोनों की सांसें फूलने लगी तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वो दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे, तभी उनके कानों में साइड से आवाज़ आई, फोटो तो अच्छी आई है ना? एकदम परफेक्ट। चिंता मत करो। आवाज़ सुनते ही मिहिर और महक की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उन्होंने जल्दी से पलटकर साइड में देखा तो आवाज़ रियांश और रुद्र की थी, जिनके साथ में ही बाकी सभी भी मौजूद थे। अभीर बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों को देख रहा था। रियांश, रुद्र, शंकर आयशा के स्माइल के साथ उन्हें देख रहे थे। वहीं गौरी और सोना ने तो शर्म से अपनी आंखों को ढका हुआ था। उसने अभी जो देखा था उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वही देवांशी भी उन्हें देखना चाहती थी, लेकिन अभीर ने अपने हाथों से देवांशी की आंखों को बंद कर दिया था। मिहिर और महक सभी को देख जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। उन दोनों को ही बहुत शर्म आ रही थी। महक का तो मन कर रहा था अभी ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। ये मोमेंट सच में बहुत एम्बैरेसिंग था। शंकर ने एक स्माइल, नॉटी स्माइल के साथ कहा, लगता है तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द करानी होगी। मिहिर, मुझे नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक पर्सन हो। आयशा ने भी मिहिर के मज़े लेते हुए कहा। सबसे ज़्यादा शर्म तो महक को आ रही थी। आखिर वो किस में इतना कैसे खो गई जो उसे अपने आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन अब वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी ने पहले ही सब कुछ देख लिया था। सभी ने मिलकर अब वापस से अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन मिहिर और महक को अब सभी के साथ बहुत अजीब लग रहा था। कुछ ही समय में सभी ने अपनी शॉपिंग खत्म कर ली। शॉपिंग खत्म करने के बाद सभी मॉल से चले गए। अभी रुद्र, रियांश और शंकर वापस ओबरॉय इंडस्ट्रीज चले गए। मिहिर भी अपने हॉस्पिटल चला गया। महक भी अपने घर चली गई। आयशा ओबरॉय विला लौट गई। देवांशी, गौरी और सोना को अपने साथ एस विला ले गई। सोना वापस ओबरॉय विला जाना चाहती थी, लेकिन देवांशी ने उसे जाने नहीं दिया। कुछ ही समय में उनकी कार एस विला के बाहर आकर रुकी। देवांशी और बाकी सभी कार से उतरकर विला के अंदर जाने लगे। वो सभी दरवाजे तक पहुंचे ही थे, तभी गौरी और सोना की डर से एक तेज चीख निकल गई। वो दोनों जल्दी से देवांशी के पीछे छिप गए और डरी हुई नजरों से सामने लिविंग हॉल में खड़े हुए जैक को देखने लगी, जो अपनी खूंखार नजरों से उन दोनों को ही घूर रहा था। दोनों को इतना डरता देख देवांशी ने स्माइल करते हुए कहा, अरे तुम दोनों डरो मत, वो जैक है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। साथ ही वो जैक की तरफ बढ़ने लगी। देवांशी आगे बढ़ती उससे पहले ही गौरी और सोना ने पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। देवांशी दी, अब आगे मत जाओ, वो आपको खा जाएगा। देखो कैसे घूर रहा है, जैसे कितना भूखा हो। हाँ देवांशी दी, सोना बिल्कुल सही कह रही है। चलो जल्दी भाग चलते हैं, वरना वो हमें कच्चा खा जाएगा। गौरी और सोना की बात सुन देवांशी को हंसी भी आ रही थी और थोड़ा गुस्सा भी, क्योंकि वो दोनों उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। हमने कहा ना कुछ नहीं करेगा, अब छोड़ो हमें, हम तुम्हारी जैक से दोस्ती कराते हैं। देवांशी के समझाने के बाद भी गौरी और सोना उसकी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो अपने सामने शेर देखकर डर लग रहा था। देवांशी जैसे तैसे करके उन दोनों से अपने आप को छुड़ाकर जैक के पास चली जाती है। देवांशी के पास आते ही जैक, जो उन्हें अपनी हरी आंखों से घूर रहा था, वो अपने सर को देवांशी के पैरों से रगड़ने लगता है। देवांशी भी प्यार से जैक के सर को सहलाने लगती है। देवांशी को जैक के इतने करीब देख गौरी और सोना की तो डर से हालत खराब हो रही थी, लेकिन जैक को देवांशी को कुछ न करता देख वो दोनों शॉक भी थी। देखो, हमने कहा था ना जैक कुछ नहीं करेगा, वो बहुत ही फ्रेंडली है। आओ हम तुम दोनों की जैक से दोस्ती कराते हैं। लेकिन वो दोनों तो अभी भी तैयार नहीं थी, और भला तैयार भी क्यों होती, सामने शेर था, कोई बिल्ली नहीं। लेकिन देवांशी बहुत कोशिश करने के बाद उन दोनों की दोस्ती जैक से करा ही दी। वो दोनों भी कुछ टाइम में ही जैक से अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। राजवंशी इंडस्ट्रीज, मुंबई में मौजूद राजवंशी इंडस्ट्रीज के ब्रांच के सामने ब्लैक कारों का काफिला रुकता है, जिनके बीच में मौजूद व्हाइट कार से जल्दी से असिस्टेंट बाहर निकलकर अधीर के लिए कार का गेट ओपन करता है। अधीर कार से एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है। अधीर के स्वागत के लिए वहां पर पहले से ही सारा स्टाफ हाथ में फूलों का बुके लेकर मौजूद थे। अधीर को देखते ही वहां मौजूद हर पर्सन अधीर को ग्रीट करता है। साथ ही लड़कियां तो अधीर की पर्सनैलिटी पर तो फिदा हो जाती है, लेकिन अधीर सभी को इग्नोर करते हुए सीधा बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। अधीर के पीछे ही असिस्टेंट और उसके बॉडीगार्ड भी जाने लगते हैं। साथ ही उस ब्रांच का मैनेजर भी अधीर के पीछे जाने लगता है। अधीर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आता है, जहां उसके लिए पहले से ही कैबिन तैयार किया गया था। अधीर कैबिन में अंदर चला जाता है। गार्ड्स कैबिन के बाहर ही रुक जाते हैं। सिर्फ असिस्टेंट और वो मैनेजर ही अधीर के पास अंदर जाते हैं। अधीर जाकर कैबिन में सीईओ की चेयर पर बैठ जाता है। मैनेजर और असिस्टेंट अधीर के सामने अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। मैनेजर जल्दी से अधीर के सामने कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट रख देता है। अधीर उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को उठाकर पढ़ने लगता है। वही इस बीच मैनेजर की तो डर से हालत खराब हो रही थी, क्योंकि अगर अधीर को ये पसंद नहीं आई तो उसका नौकरी तो आज जाने ही वाला था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।